मेरी सास तो मिट्टी की माधो है, मिट्टी की माधो, उससे कितना भी काम लो उफ तक नहीं करती है। ये पुराने लोग तो बड़े ही सीधे होते हैं यार। तरु ने अपनी सहेलियों से मुंह बनाते हुए कहा। नहीं यार, तेरी सास ही सीधी साधी है, हमारी तो बड़ी खतरनाक है। तरु की सहेलियों ने जवाब दिया। यार खतरनाक तो मेरी भी हो सकती थी अगर मैंने अपना डायन ना दिखाया होता तो। तरु ने इस तरह से जवाब दिया तो सब सहेलियां हंसने लगीं। तरु ने शाम में अपने घर किटी पार्टी रखी हुई थी, सास से सब काम कराकर आराम से सब बैठकर किटी पार्टी एंजॉय कर रही थी और सास की खिल्ली उड़ाने में लगी हुई थी। इधर सासू माँ विद्यासागर जी सारे काम कर थकन से चूर उनकी बातें सुन रही थी और दुखी हो रही थी। वो कर भी कुछ नहीं सकती थी और ना ही बहू की बातों का जवाब दे सकती थी क्योंकि तरु बहुत खराब प्रवृत्ति की लड़की थी। सास एक बात कहती तो घर में हंगामा इतना खड़ा कर लेती थी कि पड़ोसी तक आ जाते थे। इसीलिए विद्या जी नहीं चाहती थी कि घर में कोई भी बवंडर हो जिससे पड़ोसी में बातें बने। वह चुपचाप सुनकर सब सहन कर लेती थी। तरु की अपनी सहेलियों के साथ खूब हंसी मजाक चल रही थी। फिर पार्टी खत्म हुई, सब सहेलियां चली गईं। तरु का 7 साल का बेटा युवी भी ट्यूशन से आ गया था। विद्या जी ने युवी को खिलाया पिलाया और फिर उसे सुला दिया। तब तक विद्या जी का बेटा विकास भी जॉब से घर आ गया था। उसे भी विद्या जी ने ही खाना खिलाया, दूध दिया। तरु तो पार्टी में एंजॉय की थकन से चूर बिस्तर पर लेटी हुई थी। फिर उसने भी विद्या जी से ही बिस्तर पर ही अपना खाना लिया और मजे से खाने लगी। अक्सर ऐसा ही होता है। तरु अक्सर अपने घर पर शाम के समय किटी पार्टी रखती, सास से सारा काम कराती और खूब एंजॉय करती, फिर बिस्तर पर ही अपना खाना पीना करती। विद्या जी उसके सारे काम करती, घर को भी संभालती, उसके बेटे को भी संभालती, किंतु बूढ़ी जान थक कर बेहाल हो जाती थी। कभी आराम करने का मन करता तो बहू फरमान सुना देती थी कि अगर अपना खर्च उठवाना है तो घर संभालना होगा। तो बस वे अपनी बूढ़ी हड्डियों से जबरदस्ती काम लेती रहती थी। विद्या जी के 2 बेटे हैं, बड़ा मनोज, छोटा विकास। उनके पति रामकुमार जी का देहांत हुए 20 साल गुजर चुके हैं। सूरत में ही उनकी बर्तनों की काफी बड़ी दुकान थी और काफी बड़ा घर है। रामकुमार जी का अचानक दिल का दौरा पड़ने से मौत हो चुकी थी। विद्या जी अपने पति की अचानक मौत से बहुत टूट चुकी थी। पति के बिना उनका जीवन अधूरा था। 2 बेटों का भार अब अकेले उनके कंधों पर था। अपने पति की दुकान बेच उन्होंने दोनों बेटों की पढ़ाई में लगा दिया, उन्हें उच्च शिक्षा दिलाई, जिससे बड़े बेटे की न्यूयॉर्क में नौकरी लग गई और छोटे की सूरत में बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई। मनोज ने भी अपने पसंद की लड़की से शादी की और विकास ने भी, किंतु मनोज की पत्नी कुसुम अच्छे स्वभाव की और विकास की पत्नी तरु बुरे स्वभाव की निकली। कुसुम अपनी सास से बहुत प्यार करती। शादी के 1 हफ्ता बाद मनोज तो नौकरी के कारण विदेश चला गया, किंतु कुसुम ने बोला कि मैं माँ के साथ ही रहना चाहती हूँ। माँ जी मुझे समझेंगी, मैं माँ जी को समझूंगी। इस तरह कुसुम और विद्या जी एक साथ रहने लगे। दोनों में अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। कुसुम अपनी सास को बहुत आदर सम्मान करती और उनकी छोटी बड़ी सब चीजों का ख्याल रखती। क्योंकि उसने बहुत छोटी उम्र में माँ को खो दिया था, इसीलिए माँ के साथ रहकर वो अपनी माँ की कमी को पूरा करना चाहती थी। कुसुम बहुत चंचल स्वभाव की लड़की थी। वो जब भी किसी बुजुर्ग या किसी भी बेसहारा को परेशानी में देखती उनकी मदद करने से पीछे नहीं हटती थी। दोनों सास बहू अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। फिर एक दिन विकास ने अपनी शादी की बात घर में छेड़ दी और फिर अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली। जब तरु इस घर में दुल्हन बनकर आई और उसने विद्या जी और कुसुम जी में इतना प्यार देखा तो जल भून उठी। उसकी आंखों में दोनों सास बहू में इतना प्यार खलता था। इसी दौरान मनोज को भी विदेश में काफी दिक्कतें पेश आ रही थी, तो उसने माँ और कुसुम को विदेश आने के लिए कहा, लेकिन माँ ने कहा, बेटा मैं वहां आकर क्या करूंगी, मेरा यहाँ घर है, विकास और उसकी पत्नी भी तो है, कुसुम आ जाएगी। मनोज ने अपनी माँ से काफी आग्रह किया, किंतु विद्या जी अपनी बात पर अडिग रही और कुसुम को विदेश भेज दिया। कुसुम के जाने से तरु बहुत खुश हुई। उसने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया और विद्या जी पर अत्याचार करने लगी। एक दिन विद्या जी ने तरु का विरोध भी किया तो तरु ने घर में इतना बवंडर मचाया कि पड़ोसी तक इकट्ठा हो गए और विकास के भी ऐसे कान भरे कि वो भी अपनी माँ को ही सुनाने लगा। तब से विद्या जी ने कान पकड़ लिए थे कि तरु को कुछ नहीं कहेंगी। ओह ओफो, ये क्या हुआ आज आंख कैसे नहीं खुली, बाप रे, 7 बज चुके हैं। युवी का तो आज स्कूल लेट हो जाएगा। तरु टाइम देखते हुए हड़बड़ाकर उठी और जल्दी से बाथरूम में घुस गई। बाथरूम से बाहर आकर विकास और युवी को जगाया और विद्या जी आवाज देते हुए कहा, अम्मा नाश्ता जल्दी रूम में ही ले आओ। उसकी बात का कोई जवाब नहीं मिला तो उसने फिर से आवाज लगाई, अरे ओ अम्मा, नाश्ता ले आओ। फिर भी कोई आवाज नहीं आई तो तरु गुस्से से लाल किचन में गई तो वहां कोई भी नहीं था। विद्या जी को किचन में ना देख तरु तिलमिला उठी।
वो उनके कमरे में गई, उन्हें सोता देखा फट पड़ी। बुढ़िया यहाँ आराम से सो रही है, मैं पागलों की तरह आवाज लगा रही हूँ। उसकी तेज आवाज सुन विद्या जी की आंखें खुल गई। वे हड़बड़ा कर उठकर बैठ गई। बुढ़िया, मैं थक कर चूर थी, इसीलिए मेरी आंख नहीं खुली, तो तू भी नहीं उठी। यूवी और विकास को आज लेट हो जाएगा। तूने नाश्ता तक नहीं बनाया और किचन में दूध भी नहीं है, तू दूध भी नहीं लाया आज। सुबह सवेरे उठते ही विद्या जी का काम शुरू हो जाता था। वे घर से काफी दूर से सुबह सवेरे ही दूध लाती थी। बहू, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मुझसे उठा नहीं गया, तो मैं क्या करूं? तबीयत खराब है तो? मैं कुछ नहीं जानती, मुझे 15 मिनट के अंदर नाश्ता तैयार चाहिए, अब तू जाने तुझे कैसे करना है। इतना कह तरु कमरे से बाहर निकल गई। विद्या जी पलंग से उठने की कोशिश करने लगी तो उनसे उठा नहीं गया। उन्होंने हिम्मत जुटाई और पलंग से उतरी, धीरे धीरे कमरे से बाहर आई। बेटा विकास, आज मुझसे चला नहीं जाएगा, तू ऐसा कर, दूध तू लिया आज। मुझे तो वैसे ही ऑफिस को लेट हो रहा है और लेट हो जाऊंगा तो आज की छुट्टी हो जाएगी, फिर आज की पेमेंट काट ली जाएगी मेरी। तुम आराम, अम्मा आपको समझ नहीं आती है क्या? आराम से चली जाओ, कितना लेट करोगी? अब जाओ जल्दी और जल्दी आओ। तरु ने उनको दूध का डब्बा और पैसे हाथ में देते हुए कहा। विद्या जी ने दूध का डब्बा और पैसे थामे और बुझे मन और बोझल कदमों से चल पड़ी। घर से कुछ दूरी पर चलने के बाद उनका सर चकराने लगा और वह धड़ाम कर नीचे सड़क पर गिर पड़ी। जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने खुद को एक बिस्तर पर पड़े हुए पाया। उन्होंने सोचा, मैं अपने घर में अपने बिस्तर पर हूं। लेकिन जब उन्होंने गौर से देखा तो ना तो वो उनका घर था और ना ही उनका बिस्तर। माँ जी, अब कैसा महसूस कर रही हैं आप? उनके कानों में आवाज गई। उन्होंने देखा, एक औरत की आवाज थी। बेटा तुम कौन हो? मैं यहाँ कैसे आई? माँ जी, मेरा नाम नमिता है, आप सड़क पर चक्कर खाकर गिर पड़ी थी। मैं भी वहां से गुजर रही थी, आपको वहां बेहोश देखा तो ऑटो कर आपको घर ले आई। बेटा मेरे पैसे कहाँ है? विद्या जी ने घबरा कर पूछा। तो कौन से पैसे माँ जी? बेटा मैं दूध लेने जा रही थी, मेरे पास 500 रुपए थे और मेरा दूध का डब्बा कहाँ है? माँ जी, ना तो आपके पास पैसे थे वहां और ना ही डब्बा। बेटा मेरे पैसे और मेरा डब्बा कहाँ गया? विद्या जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ जी, शायद आपके पैसे और डब्बा कोई उठाकर ले गया है। बेटा तू मुझे ऑटो करा के घर छुड़वा दे, तेरी बहुत मेहरबानी होगी। नहीं माँ जी, इसमें मेहरबानी कैसी? लेकिन आप पहले कुछ खा पी तो लीजिए। नहीं बेटा, तू मुझे बस घर छुड़वा दे। ठीक है माँ जी। नमिता विद्या जी के लिए ऑटो करा उनको घर छुड़वा देती हैं। उधर विद्या जी के घर में तरु ने हंगामा खड़ा किया होता है। बुढ़िया ना जाने कहाँ धक्के खा रही है। जितना जल्दी सोचा था आज उतना ही देर कर दिया है। पूरा 1 घंटा हो चुका है, अभी तक नहीं आई है। दूध लेने गई थी कि दूध निकालने गई थी? मुझे भी आज काफी लेट हो गया और यूवी को भी। पता नहीं माँ कहाँ चली गई है। विकास ने भी इधर से उधर टहलते हुए कहा। तभी दरवाजा खुलता है तो विद्या जी डरी सहमी बोझल कदमों से अंदर आई। तरु ने सास के हाथ बिना डब्बे के खाली देखे तो उसकी आंखों में खून उतर आया। डब्बा कहाँ है? दूध कहाँ है? और पैसे कहाँ हैं? विद्या जी चुप रही तो विकास ने फिर से पूछा, माँ दूध कहाँ है? कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। विद्या जी लड़खड़ाती जबान में बोली। बेटा मुझे चक्कर आ गए थे, जब आंख खुली तो खुद को किसी के घर पाया, लेकिन डब्बा और पैसे किसी ने उठा लिए। बस इतना सुनना था कि तरु ने अपनी सास को धक्का देते हुए कहा। फिर तुझे ही आने की क्या जरूरत थी? तुझे तो कोई उठाकर नहीं ले गया। चल अब घर से बाहर निकल, जिसके यहाँ गई थी उसी के यहाँ जा। चल। तरु धक्के मारते हुई विद्या जी को घर से बाहर ले गई। तरु, ये तुम क्या कर रही हो? विकास ने कहा। तुम चुप रहो, जो मैं कर रही हूँ करने दो, नहीं तो खुद को चोट पहुंचाकर मोहल्ला इकट्ठा कर लूंगी कि मुझे मेरी सास ने मारा है। इतना सुन विकास चुप हो गया। मम्मा, आप दादी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? दादी को घर से बाहर क्यों निकाल रही है? तू चुप कर, आया दादी का चमचा, चल स्कूल जाने की तैयारी कर, नहीं तो मार खाएगा मुझसे। कहते हुए विद्या जी को घर के बाहर कर दरवाजा बंद कर लिया। विद्या जी दरवाजा पिटती रही। बेटा खोल दे, बहू खोल दे, लेकिन उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। विद्या जी की तबीयत भी ठीक नहीं थी, ऊपर से उन्हें घर के बाहर निकाल दिया था। वे बहुत देर तक बाहर बैठ इंतजार करती रही मगर किसी ने दरवाजा ना खोला। जब विकास और यूवी बाहर निकले तो विद्या जी ने बहुत मिन्नतें की बेटे की, लेकिन उसने ये कहकर मना कर दिया कि माँ, आप तरु को तो जानती हैं कैसी है। मुझे ऑफिस और यूवी को स्कूल के लिए काफी लेट हो गया, इसकी स्कूल बस भी आकर चली गई, मैं चलता हूँ। पापा दादी को अंदर भेज दो ना।
युवी ने कहा तो उसे भी विकास ने यही बोल दिया कि तुझे पता नहीं तेरी माँ कैसी है, और फिर युवी को ले वहां से निकल पड़ा। विद्या जी ने बहुत दरवाजा पिटा लेकिन तरु टस से मज ना हुई। थक हार कर विद्या जी वहां से निकल पड़ी। भूखी प्यासी बूढ़ी विधवा औरत जाए तो कहाँ जाए, ना हाथ में पैसे ना शरीर में जान। विद्या जी की वैसे ही तबीयत ठीक नहीं थी, ऊपर से भूख की मार। वे जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गई जहां उन्हें फिर से चक्कर आया और वे वहीं गिर पड़ी। वहां एनजीओ की गाड़ी अक्सर चक्कर लगाती रहती थी। जो भी उन्हें कोई वृद्ध, बेसहारा या अनाथ बच्चे मिलते वे उन्हें आश्रम ले जाती जहां उनका अच्छे से ध्यान रखा जाता था। जब एनजीओ की गाड़ी वहां से गुजरी और उसकी टीम ने विद्या जी को ऐसे बेहोशी की हालत में देखा तो वे उन्हें आश्रम ले गई जहां उनका ट्रीटमेंट चला और उन्हें अच्छे से सेवा दी गई, जिसके चलते वे 2-3 दिन में ही अच्छा महसूस करने लगी। लेकिन जो दर्द उनके सीने में था वो तो कम होने का नाम नहीं ले रहा था। जिस तरह से उन्हें भूखे प्यासे, बीमारी की हालत में बेइज्जत करके घर से निकाला गया उस पल को वे भूल नहीं पा रही थी। रह रहकर वो पल उनके सीने पर वार किए जा रहा था। उन्हें इस बात को सोच सोचकर बड़ी बेचैनी हो रही थी। मेरे घर से मुझे ही बेइज्जत करके निकाला गया है। इस बात को मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगी। इसका कर्ज तो उन्हें चुकाना ही पड़ेगा, अवश्य ही चुकाना पड़ेगा। उधर विदेश न्यूयॉर्क में कुसुम व्लॉग्स देख रही थी। कुसुम को व्लॉग्स देखने का बड़ा शौक था। अक्सर वह एनजीओ के ब्लॉग्स देखना पसंद करती थी क्योंकि वह खुद भी बेसहारा लोगों की मदद करने में हमेशा आगे रहती थी। जब उसने विद्या जी को एनजीओ के एक ब्लॉग में देखा तो पहले तो उसने सोचा कि ये तो माँ जैसी दिखती है, लेकिन जब उनका नाम पता चला तो कुसुम के पैरों तले जमीन खिसक गई। अपनी सास को देख उसकी आंखें फटी रह गई। छुट्टी का दिन था, मनोज भी घर पर ही अपना ऑफिस का काम करने में व्यस्त था। जब उसने मनोज को उसकी माँ फोन में दिखाई तो उसके भी होश उड़ गए। वह सर पकड़कर बैठ गया। मेरी माँ अनाथ आश्रम में, यह मैं क्या देख रहा हूँ? 2 बेटे 2 बहुएं होते हुए मेरी माँ की यह हालत कि वे आज आश्रम में शरण लिए हुए हैं। मनोज बहुत आश्चर्यचकित हुए बोले जा रहा था। कुसुम तुम फटाफट इंडिया चलने की तैयारी करो, लेकिन आपका तो ऑफिस का जरूरी काम है। मेरी माँ से जरूरी मेरे लिए दुनिया का कोई काम नहीं है। हम कल की फ्लाइट से ही इंडिया जा रहे हैं बस। कुसुम ने जल्दी सारी तैयारी की और अगले दिन की फ्लाइट से वे इंडिया आ पहुंचे और उसी गो में अपनी मां के पास पहुंच गए। जब अचानक विद्या जी ने मनोज और कुसुम को वहां देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने सोचा बूढ़ी आंखें ना जाने क्या क्या देख लेती हैं। मुझे मेरा मनोज और कुसुम क्यों दिख रहे हैं? मनोज दौड़कर अपनी माँ के सीने से लग बहुत रोने लगा। कुसुम भी माँ के सीने से जा लगी। मेरे बच्चों तुम विदेश से कब आए? माँ आप सारे सवाल बाद में करना, पहले घर चलो। नहीं मैं अभी उस घर में नहीं जाऊंगी। माँ उस घर में नहीं, हमारे घर चलो, मैं दूसरे घर लेकर चलता हूँ तुम्हें। मैंने आते आते ही एक किराए के घर का इंतजाम कर लिया था। ठीक है बेटा। इतना कह विद्या जी उनके साथ किराए के फ्लैट में चली गईं। वहां आकर सबने खाना पीना किया और फिर मनोज ने माँ से सारी बातें पूछी। विद्या जी ने उन्हें सब कुछ बता दिया। सब बातें सुन मनोज की आंखें गुस्से से लाल हो गई और वह विकास के पास आने के लिए जैसे ही खड़ा हुआ तो माँ ने उसका हाथ पकड़ उसे अपने पास बैठा लिया। बेटा ये मसला तुम दोनों भाइयों का नहीं, माँ बेटे और सास बहू का मसला है। इसे तू मेरे ऊपर ही छोड़ दे। मेरा ही घर और मुझे ही घर से बाहर धकेल दिया। ये बात मेरी सीने पर हजारों वार करती है। मैं और माँओं की तरह नहीं हूं कि बेटा बहू आश्रम छोड़ आते हैं तो वहीं अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। मैंने आश्रम में रहकर पहले ही ठान ली थी कि जब तक उन्हें अपने पैरों में गिराकर माफी ना मंगवा दूं मैं भी विद्यासागर नहीं। जब तक वे लोग मेरे पैरों में पड़कर मुझे मेरे घर ना ले जाए ना तो चैन से जीऊंगी ना जीने दूंगी। मैंने बहू के अत्याचार हमेशा चुपचाप सहन किए, हमेशा काम काम करती रही, कभी उफ तक ना की, तब भी मेरे साथ इतना घिनौना अपराध किया। इसके लिए उन्हें सजा जरूर मिलेगी। हाँ माँ, सजा तो उन्हें जरूर मिलेगी। तो चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं। मनोज ने माँ का हाथ पकड़ते हुए कहा। नहीं बेटा, मुझे उन्हें पुलिस से सजा नहीं दिलवानी है। मुझे उनके सीने पर वही वार करने हैं जो उन्होंने मेरे सीने पर किए हैं। जो जख्म उन्होंने मुझे दिए वही जख्म मैं उन्हें महसूस कराना चाहती हूँ। तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी और तभी मैं चैन से मर सकूंगी। लेकिन माँ ऐसा कैसे होगा? कुसुम और मनोज ने एक साथ पूछा। तुम बस देखते जाओ, तुम्हारी ये बूढ़ी माँ करती क्या है। ठीक है, आप जो भी करें हम आपके साथ हैं। कुसुम ला बेटा जरा मुझे बादाम का हलवा बना दे। ठीक है माँ जी। कुसुम ने बादाम का हलवा बनाया। विद्या जी ने दूध के साथ कटोरी भरकर खाया और सो गई। अगले दिन अपने पोते युवी की छुट्टी के समय विद्या जी उसके स्कूल जा पहुंची। युवी अपनी दादी को देख बड़ा खुश हुआ। विद्या जी उसे अपने साथ फ्लैट में ले आई।
उधर जब युवी घर नहीं पहुंचा तो तरु को टेंशन होने लगी। उसने सोचा बस ट्रैफिक जाम में फंसी होगी। जब पूरा 1 घंटा हो गया उसकी टेंशन बढ़ती गई। उसने स्कूल में फोन किया, पता चला वो तो कभी का जा चुका है। इतना सुन उसके होश उड़ गए, उसे चक्कर आए, वह वहीं सोफे पर बैठ गई। उसने जल्दी से विकास को फोन लगाया। विकास भी घबरा गया क्योंकि टाइम भी काफी ऊपर हो चुका था और युवी स्कूल से भी निकल चुका था। विकास तुरंत ऑफिस से निकल पड़ा और सबसे पहले स्कूल जा पहुंचा। स्कूल भी अब बंद हो चुका था। विकास का सोच सोचकर सर फटने लगा। बुरे बुरे ख्याल मन में आने लगे। विकास पागलों की तरह इधर उधर, आस पास, अड़ोसी पड़ोसी, युवी के सब दोस्तों के यहाँ जा जाकर थक चुका था। उसकी जान हथेली पर आ चुकी थी। वह थक हार कर घर आया तो उसके साथ युवी को ना पाकर तरु दहाड़े मार मार कर रोने लगी। कहने लगी, मेरे बच्चे को लाकर दो, चाहे जहां से भी लाकर दो। विकास तरु को लेकर पुलिस स्टेशन भी गया, जहां युवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई और कह दिया गया कि जैसे ही कुछ पता चलता है हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। विकास और तरु घर आ गए। तरु पागल होने को हो रही थी। ना जाने मेरा बच्चा कहाँ है, किस हाल में है। विकास, मेरे हाथ पैर जवाब दे रहे हैं। अगर मेरा युवी नहीं मिला तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। मेरा युवी लाकर दो मुझे। वह विकास से लिपटकर फुट-फुट कर रो रही थी। विकास भी अपने बच्चे के लिए रोने लगा। ये हमारे कर्मों की सजा हमें मिल रही है। मैं बहुत पापी औरत हूँ। मैंने बहुत पाप किए हैं। मैंने अपनी देवी समान सास पर इतने अत्याचार किए, उनके साथ इतना अन्याय किया, आज उसी की सजा भगवान मुझे दे रहा है। मेरा कलेजा मेरे युवी के लिए फटा जा रहा है। तो अम्मा का क्या हाल हुआ होगा जब मैंने उन पे अत्याचार कर उन्हें उन्हीं के घर से निकाला और उनके बेटे से दूर किया। आज मुझे वो तड़प, वो जख्म अपने सीने पर महसूस हो रहे हैं जो मैंने अम्मा को दिए। तरु बदहवास हालत में रो रोकर अपने जुर्म कबूल किए जा रही थी। इसका भागीदार मैं भी हूं तरु। तुम तो बहथी, मैं तो अपनी माँ की संतान, अपनी माँ का बेटा हूं। मैंने ही उनके जज्बात नहीं समझे, उनका दिल दुखाया। मेरी माँ बाहर खड़े विनती करती रही, लेकिन मैंने एक ना सुनी। मेरी माँ ना जाने कहाँ गई होंगी, जीवित होंगी भी या नहीं। विकास अपनी माँ को याद कर दहाड़े मारकर रोने लगा। तरु भी रोए जा रही थी। अब वह दोनों अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थे और भगवान से माफी मांग रहे थे। उन्हें बेटे और माँ दोनों की जुदाई का दर्द महसूस हो रहा था। विकास, हमें माँ जी और युवी दोनों को ढूंढना है। तरु ने अब जहाँ कहीं भी होंगी माँ के पैरों में गिरकर उन्हें उनके घर वापस लाना है। चलो हम खुद ढूंढते हैं। दोनों घर से निकलने ही वाले थे, तभी देखते हैं सामने से युवी चला आ रहा है। युवी को देखते ही दोनों माता पिता उसे गोद में उठाकर सीने से लगा लेते हैं और रोने लगते हैं। बेटा, कहाँ चला गया था तू? हम कितने परेशान हुए, बोल कहाँ था? युवी से बहुत पूछने की कोशिश करते हैं लेकिन वह अपनी दादी का नाम नहीं लेता है क्योंकि उसे भी दादी की प्लानिंग का पता चल गया था। उसने 100 बहाने बना डाले तो उसकी माँ ने कहा कि चलो, भगवान का लाख लाख शुक्र है, हमारा बेटा हमें वापस मिल गया। उसे खाना खिलाते हैं तो मना कर देता है कि पेट भरा हुआ है। विकास, अम्मा को घर लाना है, चलो अम्मा को ढूंढने। वह युवी को साथ लिए अम्मा की तलाश में निकल जाते हैं। वे एनजीओ में पता करते हैं तो पता लगता है कि उनका बेटा बहू उन्हें यहाँ से ले गए थे। ये सुनकर दोनों के सर और भी शर्म से झुक जाते हैं। वह आसपास के किराए पर चढ़े फ्लैट में भी पता करते हैं, जहां उन्हें एक फ्लैट में विद्याजी, मनोज और कुसुम मिल जाते हैं। माँ को देख तरु और विकास उनके पैरों में गिर पड़ते हैं और रो रो कर माफी मांगने लगते हैं। विद्याजी उन्हें अपने पैरों से उठाती हैं और कहती हैं, माता पिता कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते, हमेशा उनकी लंबी उम्र, उनकी सेहत, उनकी उन्नति की मनोकामना करते हैं। फिर भी पता नहीं क्यों आज के समय में बच्चे माता पिता से बुढ़ापे में दूर भागते हैं, उन्हें खुद से दूर करने के जतन खोजते रहते हैं, जबकि बूढ़े माता पिता ही घर की शान होते हैं, घर का मान सम्मान होते हैं। फिर उन्हें बुढ़ापे में उठाकर घर से बाहर क्यों फेंक दिया जाता है? उनको समझा क्यों नहीं जाता है? बढ़ती उम्र के साथ हम बुजुर्ग भी तो बच्चों जैसे ही हो जाते हैं। हम बस प्यार के भूखे होते हैं, जो हर माँ बाप अपनी औलाद से चाहते हैं। अम्मा, मुझे एहसास हो गया है, एक माँ की तड़प क्या होती है। भगवान ने मेरी आंखें खोल दी हैं जो मैं आज अपने नीच कर्मों पर शर्मिंदा हूँ। माँ, मैं भी आपका दोषी हूँ जो चुपचाप सब देखे जाता था। आप तो हमारा मान है, अभिमान है। विकास ने अपने माँ के हाथों को चूमते हुए कहा, चलो माँ, अपने घर चलो, भैया भाभी चलिए, सब घर चलिए। तरु और विकास ने सबको घर चलने के लिए कहा। हाँ ठीक है, चलो सब अपने घर चलते हैं, लेकिन पहले एक काम तो कर लो। कैसा काम? सबसे एक साथ कहा तो विद्या जी बोली, अरे बादाम का हलवा तो खा लो। सब हंसने लगे, बोले माँ घर ले लेते हैं, वहीं खा लेंगे।
सब विद्या जी के साथ उनके घर आ गए तो तरु ने विद्या जी को घर ले द्वार ही रोक लिया। सब स्तब्ध रह गए। तरु जल्दी से कलश में चावल भर लाए दरवाजे में रख दिया। अम्मा, मैंने बहुत तिरस्कार के साथ आपको आपके घर से निकाला था, आज सम्मान के साथ आप गृह प्रवेश करो। विद्या जी का नई दुल्हन की तरह गृह प्रवेश कराया गया। विद्या जी की आंखों में आंसू छलक आए। अपने सब बच्चों को सीने से लगा लिया और भगवान का लाख लाख शुक्र अदा किया। तरु अब पूरी तरह बदल चुकी थी। अपनी सास की बहुत सेवा करने लगी थी। 2 दिन बाद मनोज और कुसुम विदेश चले गए। अब विद्या जी और तरु खुशी खुशी प्यार से रहने लगी। तरु ने सारी किटी पार्टी खत्म कर दी। अब उसके घर किसी सहेली का आना जाना नहीं था। अब पड़ोसी भी दोनों सास बहू की मिसाल देने लगी थी। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें और ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे।